एक रात बहुत तेज की बारिश हो रही थी। तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं गेट पर गई। दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो, तो वो बोले कि तुम्हारे भाई के दोस्त हैं, उन्हें देखने आए हैं। मैंने कहा, अभी भाई सो रहे हैं, आप लोग कल सुबह आ जाना। तो वो सब लोग जैसे घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। तो मैं भागते भागते अपने भाई के कमरे तक पहुंच गई। मेरे भाई ने मेरी हालत देखी और उन लोगों को देखा तो वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे। उन्हें उठता हुआ देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रिया है और मैं अपने बड़े भाई रुद्र के साथ रहती थी। हमारे मम्मी पापा का देहांत बहुत साल पहले ही हो चुका था। उस समय मैं बहुत छोटी थी और मुझे ठीक से ये भी समझ नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरे भाई ने उसी दिन से मेरे लिए सिर्फ भाई का नहीं, बल्कि माँ बाप का भी फर्ज निभाना शुरू कर दिया था। मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया थे, वही मेरा परिवार थे, वही मेरा सहारा थे और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम किसी अमीर परिवार से नहीं थे। हमारा एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे, लेकिन उस छोटे से घर में बहुत प्यार था, बहुत ही अपनापन था और बहुत सारी खुशियाँ थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ऊपर वाले ने भले ही मुझसे मेरी मम्मी पापा को छीन लिया, लेकिन बदले में मुझे रुद्र जैसा भाई दिया, जो हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहा था। रुद्र भैया ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, ताकि वो काम करके मेरा भविष्य बना सकें। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस तक नहीं होने दिया कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है। हालांकि मैं जानती थी कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मेरे सामने आते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनका कहना था कि अगर वो दुखी हो जाएंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियां अपने दिल में ही छिपा कर रखते थे। वो गाड़ी चलाने का काम करते थे। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था, तब वो काम पर निकल जाते थे और देर शाम को वापस आते थे। कई बार जब वो घर लौटते थे तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उनके कपड़े धूल से भरे होते थे और उनके हाथों में मेहनत की लकीरें नजर आती थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ती थी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वो कहते थे कि मेरी बहन कैसी है, आज क्या पढ़ाई की तुमने। मैं भी हंसकर उन्हें सब कुछ बताने लगती थी और उनकी सारी थकान जैसे गायब हो जाती थी। भाई हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि रिया, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह संघर्ष करो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और पूरी दुनिया को दिखा दे कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी एक नई ताकत आ जाती थी। मैं सोचती थी कि मुझे हर हाल में अपने भाई का सपना पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कॉलेज जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। कॉलेज से लौटने के बाद घर का काम भी करती थी, भाई के लिए खाना बनाती थी, घर साफ करती थी और फिर अपनी पढ़ाई करती थी। हमारी जिंदगी बहुत साधारण सी थी, लेकिन उसमें सुकून था। कई बार मेरी सहेलियां नए कपड़े पहनकर कॉलेज आती, उनके पास महंगे फ़ोन होते और वो घूमने फिरने की बातें करती थी। लेकिन मुझे कभी उनसे जलन नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा भाई है और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, भाई अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मेरी ज़रूरत पूरी करते थे। मुझे आज भी याद है, एक बार कॉलेज में एक कार्यक्रम था और मुझे उसमें हिस्सा लेना था। उसके लिए एक नई ड्रेस चाहिए थी, लेकिन उस समय घर की हालत अच्छी नहीं थी। मैंने भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया। अगले दिन वो मेरे लिए एक अच्छी सी नई ड्रेस लेकर आए। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपने लिए नया जूता खरीदने का इरादा छोड़ दिया था, ताकि मेरे लिए वो ड्रेस ला सकें। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। सुबह भाई काम पर जाते थे, मैं कॉलेज जाती। शाम को हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे और देर रात तक बातें करते थे। कभी अपने बीते दिनों की बातें करते तो कभी भविष्य के सपने देखते थे। भाई मुझसे कहते थे कि जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, उस दिन वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे
और मैं हंसकर कहती थी कि उस दिन मैं सबसे पहले आपको आराम करने के लिए कहूँगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर ली है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि जब तक मेरी बहन अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनसे हर बात साझा करती थी और वो भी अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताते थे। अगर कभी मैं बीमार पड़ जाती तो वो पूरी रात मेरे पास बैठकर मेरा ख्याल रखते थे, और अगर कभी वो परेशान होते तो मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करती थी। हमारा घर छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता था और मुझे लगता था कि शायद हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। मुझे नहीं पता था कि किस्मत हमारे लिए कुछ और ही सोच चुकी है, और बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और हमेशा की तरह हमारे छोटे से घर में एक सुकून भरी शांति थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी और भाई अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो हमेशा की तरह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उन्हें काम पर जाना था और मुझे भी कुछ देर बाद कॉलेज के लिए निकलना था। मैं उन्हें देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाले ने मुझे कितना अच्छा भाई दिया है, जो अपनी सारी खुशियां छोड़कर सिर्फ मेरे लिए मेहनत करता है। कुछ देर के बाद मैंने नाश्ता तैयार कर लिया और हम दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। ऐसा हम रोज ही करते थे और यही समय होता था जब हम आराम से बातें कर पाते थे। भाई ने प्यार से मेरी तरफ देखा और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिया, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई, सब ठीक चल रहा है। कुछ समय के बाद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। ये सुनकर भाई बहुत खुश हुए और बोले, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन बहुत अच्छा करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मैंने हंसते हुए कहा कि जी भाई, मैं पूरी मेहनत करूँगी। फिर हम दोनों कुछ देर तक और बातें करते रहे। उसके बाद भाई उठे और काम पर जाने लगे। जाते समय हमेशा की तरह उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने को कहा और मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और वहाँ से चले गए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सुबह हमारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सुबह बन जाएगी। भाई के जाने के बाद मैं तो घर के कामों में लग गई। मैंने बर्तन धोए, घर की साफ सफाई की और बाकी सारे काम निपटाने लगी, क्योंकि उसके बाद मुझे कॉलेज जाना था। करीब 1 घंटे बाद मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन फिर मैंने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, सामने से एक आदमी की घबराई हुई आवाज़ आई। उसने पूछा, क्या आप रुद्र जी के घर से बात कर रही हैं? मैंने कहा कि जी हाँ, मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। क्या बात है? तभी उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि रुद्र जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनका काफ़ी खून बह चुका है और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। आप जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल में पहुंच जाइए। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक होने चाहिए। मैं पागलों की तरह घर से बाहर भागी और बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते भर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे भाई को बचा लेना। मेरे पास उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ देर के बाद मैं अस्पताल पहुंची और भागते हुए रिसेप्शन पर गई। मेरी हालत देखकर वहां बैठे लोग भी घबरा गए। मैंने रोते हुए पूछा, क्या यहाँ रुद्र नाम के कोई मरीज है? उन्होंने कंप्यूटर में देखकर कहा कि जी हाँ, वो रूम नंबर 5 में है। आप कौन हैं? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, मुझे उनसे मिलना है। फिर मैं बिना एक पल रुके रूम नंबर 5 की तरफ भागी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरा दिल बैठ गया। कमरे में डॉक्टर्स खड़े थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे और मेरे भाई बेड पर लेटे हुए थे। उनके हाथों पर टांगों पर पट्टियां बंधी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान थे और वो पूरी तरह से बेहोश थे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं उनके पास भागकर गई और रोते हुए बोली, भाई, आंखें खोलो ना भाई, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों लेटे हो?
लेकिन वो तो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनका हाथ पकड़कर रोती रही। तभी डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे संभालने लगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए, हमें आपको सच्चाई बतानी होगी। इनके दोनों हाथों और दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट आई है। ये चोट बहुत खतरनाक है, इसलिए अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल और बैठ गया। मैंने रोते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे भाई ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। अभी तो इनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल है, और जहाँ तक गाड़ी चलाने की बात है, तो फिलहाल उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। हमें नहीं पता कि ये पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि मेरा भाई ही हमारे घर का सहारा था। वही कमाकर घर चलाते थे, और अब डॉक्टर कह रहे थे कि वो शायद फिर कभी काम पर न जा पाए। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, घबराइए मत, हम 2-3 दिन में इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद इनका बहुत ध्यान रखना होगा, समय पर दवाइयाँ देनी होंगी और इलाज लगातार चलता रहेगा। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही और अपने बेहोश भाई को देखती रही। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो, और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आने वाले दिनों में मैं इस मुश्किल का सामना कैसे करूंगी। मैं पूरे समय भाई के पास ही बैठी रही थी। मेरी नज़रें बार बार उनके चेहरे पर जा रही थी और मेरा दिल डर से भरा हुआ था। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि मेरे भाई जल्दी से ठीक हो जाएं। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि उनकी उंगलियां हल्की सी हिली, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उन्हें होश आया, मैं तुरंत उनके पास चली गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, भाई, आप ठीक तो है ना? मुझे पहचान रहे हैं ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से बस आंसू बहने लगे थे, और उन आंसुओं को देखकर मेरा दिल टूट गया था। मैं पहली बार अपने भाई को इतना बेबस देख रही थी। जो इंसान हमेशा मुझे हिम्मत देता था, आज वही खुद टूटता हुआ नजर आ रहा था। वो शायद सब कुछ समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है, और अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं उनके सर पर हाथ फेरती रही और उन्हें दिलासा देती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद भी डरी हुई थी। अगले 2 दिन मैं अस्पताल में ही उनके पास रही थी। मैं उन्हें समय पर दवाई देती थी, खाना खिलाती थी। डॉक्टर जो भी कहते थे मैं वही करती थी। मैं एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी उन्हीं के पास बैठकर सो जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़ जाए। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उनका इलाज अभी लंबा चलेगा और उन्हें पूरी तरह ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और सारी बातें ध्यान से सुन ली। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और मैं अपने भाई को लेकर घर आ गई। जब एम्बुलेंस हमारे घर के सामने रुकी, तो पूरे मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। सब हमें ही देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर दुख था, कुछ लोग अफसोस कर रहे थे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में हर कोई मेरे भाई को जानता था। वो मेहनती और एक अच्छे इंसान थे। कई लोगों ने मिलकर भाई को सावधानी से एम्बुलेंस से उतारा और घर के अंदर उनके बिस्तर तक पहुंचाया। हमारे साथ एक डॉक्टर भी आया था, जो मुझे बार बार समझा रहा था कि दवाई किस समय देनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। वो कह रहा था कि चोट बहुत गंभीर है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने भाई पर जा रहा था। वो बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए थे। मैं उन्हें देख रही थी और मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। कल तक जो भाई सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते थे, जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते थे, जो हमेशा हंसते रहते थे, आज वही एक जगह लेटे हुए थे और खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। जब सारे लोग वहां से चले गए और घर में सिर्फ और मैं भाई ही रह गए थे, तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप फिर से पहले की तरह चलेंगे, फिर से काम पर जाएंगे। ये तो बस कुछ दिनों की बात है। ऊपर वाला हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा।
मैं जानती थी कि ये कहते समय मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मैं उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रहे हों कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही और फिर बहाना बनाकर किचन में चली गई। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मेरे आंसू निकल पड़े। मैं ज़ोर-ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक रही थी, क्योंकि अगर भाई मुझे रोते हुए देख लेते, तो वो और ज़्यादा टूट जाते। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, इसलिए मैं अकेले में रो लेती थी और उनके सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थी। उस दिन मैंने अपने आंसू पोंछे और खाना बनाने लगी, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। मैं बार-बार सोच रही थी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, भाई काम नहीं कर पाएंगे, दवाइयों का खर्चा कैसे होगा, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि अभी मुझे डरने का नहीं बल्कि मजबूत बनने का समय है, क्योंकि अब मेरे भाई को मेरी ज़रूरत थी। इसके बाद धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं भाई को दवाई देती थी, फिर उनके लिए नाश्ता बनाती थी, उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी और फिर घर का सारा काम करती थी। कॉलेज भी जाती थी और वापस आकर फिर उनकी देखभाल करती थी। रात को भी कई बार उनकी वजह से मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि उन्हें करवट बदलवानी होती या पानी चाहिए होता था। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि जिस भाई ने पूरी जिंदगी मेरे लिए इतना कुछ किया था, अब उसकी सेवा करना मेरा फर्ज था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन हर दिन के साथ मैं पहले से ज़्यादा जिम्मेदार होती जा रही थी और हर रात सोने से पहले ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी थी और मैं उन्हें फिर से पहले की तरह मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। समय के साथ साथ घर की हालत और मुश्किल होती जा रही थी। भाई की दवाइयों का खर्चा अलग था और घर का खर्चा अलग था। जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास जमा थे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। शुरुआत में तो मैंने सोचा था कि किसी तरह सब संभल जाएगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि रसोई में खाना राशन भी खत्म होने लगा था। हर दिन मैं डब्बे खोलकर देखती और सोचती कि आज खाना तो बन जाएगा, लेकिन कल क्या होगा? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं दिन भर भाई के सामने मुस्कुराती रहती थी, लेकिन जब अकेली होती थी तो चिंता से मेरा दिल घबराने लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं बाहर जाकर कोई काम करती तो घर पर भाई का ख्याल कौन रखता, क्योंकि उन्हें हर थोड़ी देर में किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और उन्हें अकेला छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन अगर मैं घर पर ही रहती तो खर्च कैसे चलता, ये सवाल हर समय मेरे दिमाग में घूमता रहता था। एक दिन सुबह जब मैंने रसोई में जाकर देखा तो आटा भी बहुत थोड़ा बचा था, दाल भी खत्म होने वाली थी और सब्जियां तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर मैंने तय किया कि सामने वाले किराने की दुकान पर जाकर उधार मांग लेती हूँ, शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाएं। मैं धीरे धीरे दुकान तक पहुंची और कुछ ज़रूरी सामान निकालकर दुकान वाले के सामने रख दिया। उन्होंने सामान का हिसाब लगाया और फिर पैसे मांगे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे रुद्र भैया ठीक हो जाएंगे, मैं आपको एक एक पैसा लौटा दूंगी। अभी बस मुझे ये सामान दे दीजिए, मुझे घर जाकर भाई के लिए खाना बनाना है। दुकान वाला कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर उसने सर हिलाकर कहा, नहीं बहन, मुझे माफ़ करना, मैं अब उधार नहीं दे सकता। पहले ही बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। पहले पैसे दो, फिर सामान ले जाओ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने फिर से बहुत विनती की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं वहाँ खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। मेरी आंखें भरने लगी थी, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाल रही थी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, अरे रिया, क्या हुआ? तुम यहाँ इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने मुड़कर देखा तो वो हमारे पड़ोस में रहने वाली प्रिया थी। वो हमेशा हंसमुख रहती थी और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ ना कुछ तो परेशानी ज़रूर है। उसने पूछा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भाई के लिए खाने का सामान लेने आई थी। उसने फिर पूछा, और अब कैसे हैं तुम्हारे भाई? मैंने कहा, पहले से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर दुकान पर रखा सामान देखा और समझ गई कि बात क्या है। उसने धीरे से पूछा, क्या दुकान वाले भैया सामान नहीं दे रहे? मैंने झिझकते हुए कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं,
इसलिए वो उधार देने से मना कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। उसने कहा, लो ये पैसे रख लो और सामान ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे वापस कर देना। मैंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं प्रिया, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, ये ठीक नहीं लगेगा। लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, अरे पगली, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो और ऐसे समय में अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो फिर पड़ोसी होने का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि मुश्किल समय में बहुत कम लोग साथ देते हैं। मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिरकार मैंने पैसे ले लिए और उसका दिल से धन्यवाद किया। फिर सामान लेकर घर लौट आई। रास्ते भर में सोचती रही कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों का साथ देते हैं। घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर भाई के पास लेकर गई। मैंने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। तभी उन्होंने पूछा, रिया, ये सब सामान कहाँ से आया? मैं कुछ पल चुप रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनसे सच छिपाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उन्हें दुकान पर हुई सारी बात बता दी। मैंने ये भी बताया कि कैसे प्रिया ने मेरी मदद की और पैसे दिए ताकि मैं राशन ले सकूं। मेरी बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो कुछ देर तक चुप रहे और कहीं खोए हुए से नजर आए। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? आप अचानक चुप क्यों हो गए? कोई बात है क्या? उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। मुझे लगा जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान है। मैंने फिर पूछा कि सच बताइए ना भाई, क्या बात है? तब उन्होंने धीरे से कहा कि कुछ नहीं रिया, बस तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों भाई? उसने तो हमारी मदद की है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन उन्होंने बात को वहीं ख़त्म करते हुए कहा, बस मेरी बात मान लो और ज़्यादा कुछ मत पूछो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन मैंने सर हिलाकर कहा कि अच्छा भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। उसके बाद मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। आखिर भाई ने ऐसा क्यों कहा था? प्रिया तो हमेशा अच्छी तरह पेश आती थी, फिर भाई उसे लेकर इतने असहज क्यों हो गए थे? मैं उस समय कुछ समझ ही नहीं पाई थी। मैं अक्सर चुपचाप भाई के पास बैठकर उन्हें देखा करती थी और मन ही मन पुराने दिनों को याद करती रहती थी। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता था कि हमारी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। एक समय था जब भाई सुबह अंधेरा रहते ही काम पर निकल जाते थे और रात को देर से घर लौटते थे। उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता था। वो हर वक्त सिर्फ काम के बारे में सोचते थे ताकि मुझे किसी चीज़ की कमी न हो। लेकिन आज वही भाई पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहते थे और घंटों छत को देखते रहते थे। कई बार मैं उनके चेहरे को देखती तो मुझे लगता था कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मुझसे कुछ कहते नहीं थे। शायद उन्हें अपनी हालत का दुख था, शायद उन्हें इस बात का दर्द था कि जो इंसान पूरे घर का सहारा था, आज वही दूसरों के सहारे जी रहा था। मैं ये सब देखकर टूट जाती थी, लेकिन उनके सामने कभी जाहिर नहीं होने देती थी। मैं हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई को जल्दी ठीक कर दो। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए मेहनत की है, अब उनकी जिंदगी में भी खुशियां वापस आनी चाहिए। कभी कभी मुझे याद आता कि भाई कितने सपने देखा करते थे। वो कहते थे कि रिया, तुम खूब पढ़ना, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो ताकि तुम्हें जिंदगी में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाई के एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी पढ़ाई लगभग छोड़ ही दी थी। अब मेरा पूरा समय उनके साथ गुजरता था। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी दवाई तैयार करती, फिर उनके लिए नाश्ता बनाती, उन्हें खिलाती और पूरे दिन उनके आसपास ही रहती, क्योंकि उन्हें हर थोड़ी देर में किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती थी। कभी उन्हें पानी चाहिए होता था, कभी करवट बदलवानी होती, कभी पंखा तेज़ करना होता तो कभी धीमा करना होता। कई बार आधी रात को उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल जाती थी और मैं तुरंत उनके पास पहुँच जाती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं वहाँ पर ना रहूं। धीरे धीरे मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मैं समय पर खाना भी नहीं खाती थी। कई बार सुबह का नाश्ता दोपहर में करती और रात का खाना बहुत देर से खाती थी। कभी कभी तो खुद खाना खाने का मन भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभालती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो भाई का ख्याल कौन रखेगा। घर की हालत भी लगातार ख़राब होती जा रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास थे वो ख़त्म हो चुके थे और अब खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था।
एक दिन मजबूरी में मैंने अपने सोने के छोटे टॉप्स बेच दिए ताकि कुछ दिनों का राशन और दवाइयों का इंतजाम हो सके। जब मैंने अपने कानों से वो टॉप्स उतारे तो मुझे मम्मी की याद आ गई, क्योंकि वो उन्हीं की निशानी थे। लेकिन उस समय मेरे लिए भाई की ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उन्हें बेच दिया। कुछ दिन के बाद मैं बाजार कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गई हुई थी। रास्ते में मेरी मुलाकात फिर से प्रिया से हो गई। उसने मुझे देखते ही पूछा, रिया, अब कैसे हैं तुम्हारे भाई? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी उन्हें बहुत समय लगेगा। उसने फिर पूछा, और घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मैंने धीरे से कहा कि कुछ खास नहीं चल रहा। मैंने अपने सोने के टॉप्स बेच दिए थे, उन्हीं पैसों से अभी तक काम चल रहा है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मेरी बात सुनकर प्रिया का चेहरा उदास हो गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोली, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जानती हो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मैंने भी अब नौकरी करनी शुरू कर दी है। मुझे हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलती है, इसलिए आज से मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगी और तुम उनसे अपना खर्चा चला लेना। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं प्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कब तक तुम्हारी मदद लेती रहूँगी? लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, अरे पगली, इसमें इतनी बड़ी भी क्या बात है? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और अगर मुश्किल समय में मैं तुम्हारे काम आ जाऊं तो इसमें गलत ही क्या है? फिर उसने मुझे ध्यान से देखा और बोली, एक बात और कहूँ, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। तुम्हारा चेहरा उतर गया और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो ना? मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि वो सच कह रही थी। तब उसने सख्त आवाज़ में कहा, आज से तुम खाना नहीं बनाओगी। मैं अपने घर से तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए खाना लेकर आया करूँगी। कम से कम तुम्हें थोड़ा आराम तो मिलेगा। मैंने फिर मना किया और कहा, नहीं प्रिया, तुम्हें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले ही बहुत मदद कर चुकी हो। लेकिन वो हंसकर बोली, ज़रूरत है, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसी ही नहीं, मेरी अपनी जैसी हो, और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मुश्किल समय में किसी का इस तरह साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, अब और बहस मत करो, जो मैंने कहा है वही होगा। फिर हम दोनों साथ साथ चलते हुए घर की तरफ आने लगे। रास्ते भर वो मुझे हंसाने की कोशिश करती रही, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाऊं। घर के पास पहुंचकर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर के अंदर आ गई। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा है, क्योंकि जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखाई दे रही थी, तब प्रिया बार बार किसी फरिश्ते की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में और भी बड़ा असर छोड़ने वाली थी। उन दिनों मेरी पूरी ज़िंदगी बस दो ही चीज़ों के बीच घूम रही थी, घर के काम और भाई की देखभाल। सुबह आँख खुलते ही मैं सबसे पहले भाई के पास जाती थी, उनकी तबीयत पूछती थी, दवाई देती थी, फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाती थी। उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करती, कपड़े धोती, और फिर दोबारा भाई के पास आकर बैठ जाती थी। दिन कब शुरू होता था और कब खत्म हो जाता था, मुझे खुद पता ही नहीं चलता था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ ज़रूर बदल गई थी, और वो था प्रिया का रोज़ हमारे घर पर आना। अब लगभग हर रात वो हमारे लिए खाना लेकर आती थी। कभी दाल सब्जी लेकर आती, तो कभी घर में बनी हुई कोई अच्छी चीज़ लेकर आ जाती थी। कई बार मैं मना भी करती थी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती थी और हमेशा यही कहती थी कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। उसकी वजह से मुझे थोड़ी राहत ज़रूर मिलने लगी थी, क्योंकि अब कम से कम खाने की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। एक दिन शाम का समय था। मैं और प्रिया बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। वो हमेशा की तरह हंस हंस कर मुझे हिम्मत दे रही थी और बार बार कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। तभी उसने अचानक पूछा, रिया, अब तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ सुधार है क्या? मैंने कहा कि हाँ, पहले से थोड़े बेहतर हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर इसी तरह इलाज चलता रहा तो धीरे धीरे हालत सुधर सकती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं जाकर उनसे मिल सकती हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम तो रोज़ हमारे लिए इतना सब करती हो। जाओ ना, उनसे मिल लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई और भाई के कमरे की तरफ चली गई। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी।
शायद इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं प्रिया के चेहरे पर भाई का नाम सुनते ही एक अलग सी चमक देख रही थी। और भाई भी जब उसके बारे में बात करते थे तो उनकी आवाज़ में एक अलग सा बदलाव आ जाता था। हालांकि दोनों में से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि शायद दोनों के दिल में कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं आया। चाय बनाते समय मैं इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही थी। फिर जब चाय तैयार हो गई तो मैं ट्रे में कप रखकर भाई के कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर से दोनों की बातें सुनाई देने लगीं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। भाई धीमी आवाज़ में कह रहे थे कि प्रिया, तुम आखिर क्यों बार बार हमारे घर आ जाती हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि रिया मेरी छोटी बहन है। वो गलत समझेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में कोई ऐसी बात आए जिससे उसे दुख हो। और फिर अब मेरी हालत भी देखो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में तुम क्यों हमारी इतनी मदद कर रही हो? उनकी आवाज़ में दुख साफ महसूस हो रहा था, जैसे वो खुद को बोझ समझने लगे हों। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। फिर प्रिया की आवाज़ आई, जो कि बहुत नरम और सच्ची लग रही थी। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए मदद करती हूँ। अगर कोई अपना मुश्किल में हो तो क्या उसे अकेला छोड़ दिया जाता है? उसकी ये बात सुनकर मैं दरवाजे के बाहर ही ठिठक गई। मुझे महसूस हुआ कि उसके शब्द सिर्फ हमदर्दी वाले नहीं थे, उनमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो दिल से निकला था। भाई कुछ देर तक फिर चुप रहे और बोले, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ प्रिया। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा या नहीं। मैं तो अब तुम्हारे काबिल भी नहीं रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भी भर आया, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई अंदर ही अंदर कितना टूट चुके थे। लेकिन अगले ही पल प्रिया ने जो कहा, उसने मुझे और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, इंसान की कीमत उसके चलने फिरने या कमाने से नहीं होती रुद्र, उसकी कीमत उसके दिल से होती है। और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और अपनापन भी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर मैंने जानबूझकर दरवाजे पर हल्की सी आहट की और कमरे के अंदर चली गई। दोनों अचानक चुप हो गए, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि मैं आ गई हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों के सामने चाय रख दी। प्रिया ने सामान्य बनने की कोशिश की और चाय का कप उठा लिया। भाई भी चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। हम तीनों कुछ देर तक सामान्य बातें करते रहे। फिर प्रिया ने चाय खत्म की और उठकर जाने लगी। जाते समय उसने हमेशा की तरह कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। अब मुझे बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि प्रिया सिर्फ मेरी मदद करने के लिए नहीं आती थी, बल्कि उसके दिल में मेरे भाई के लिए भी कुछ खास जगह बन चुकी थी। और शायद मेरे भाई भी उसे पहले से पसंद करते थे, लेकिन अपनी हालत की वजह से वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उस रात जब मैं सोने गई तो मेरे चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि इतने दुखों के बीच पहली बार मुझे लगा था कि शायद हमारी ज़िंदगी में खुशियों की एक नई किरण आने वाली है। और शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए अभी उम्मीद पूरी तरह ख़त्म नहीं की थी। उस रात मैं बहुत थक चुकी थी। पूरे दिन का काम करने के बाद और भाई का ख्याल रखने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, मेरी आंख लग गई। लेकिन पता नहीं कितनी देर के बाद मुझे किसी ने आवाज़ दी, रिया, रिया। मैं तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब मेरी आदत हो चुकी थी कि भाई की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे तो मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाऊं। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनके पास जाकर बोली कि जी भाई, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए क्या? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उनको बोलने में अब भी थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन पहले के मुकाबले उनकी आवाज़ थोड़ी साफ होने लगी थी। मैंने तुरंत उन्हें सहारा देकर बैठाया और फिर गिलास में पानी भरकर धीरे धीरे उन्हें पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने बहुत संभाल कर उन्हें दोबारा लिटा दिया। मैं जाने ही वाली थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनकी तरफ देखने लगी तो उनकी आंखें भर आई थीं। वो धीमी आवाज़ में बोले, रिया, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की क्या हालत हो गई है। तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा है। मैं अब उस लायक भी नहीं रहा कि तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हें पढ़ा सकूं या तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। तुमने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, सिर्फ मेरी वजह से। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत कहा, भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, पहले के मुकाबले आपकी हालत कितनी बेहतर है।
अब आपके हाथ पर पहले से थोड़ा थोड़ा काम करने लगे हैं। डॉक्टर भी तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बस आपको हिम्मत रखनी है और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देना है। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थी। भाई मेरी बात सुनते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें रोते हुए देखूं, लेकिन मैं समझ सकती थी कि उनके दिल में कितना दर्द था। एक मेहनती इंसान जो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा रहा हो, उसके लिए इस हालत को स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है। मैंने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, भाई, अगर आज मैं आपकी सेवा कर रही हूँ तो इसमें दुख की क्या बात है। आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए मेहनत की है, मेरे लिए अपने सपने छोड़े हैं। अब अगर कुछ समय मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो ये मेरा फर्ज है, इसलिए आप खुद को कभी बोझ मत समझिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस हल्की सी मुस्कान दे दी। मैं समझ गई थी कि वो कुछ शांत हुए हैं। फिर मैंने उन्हें आराम करने को कहा और धीरे से कमरे से बाहर आ गई। लेकिन सच कहूँ तो उस रात मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठी रही और छत को देखती रही। मेरे मन में हजारों बातें चल रही थी। मैं सोच रही थी कि कब वो दिन आएगा जब मेरे भाई फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे, कब वो पहले की तरह हंसेंगे और काम पर जाएंगे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। वो अंदर आई और सीधे मेरे पास आकर बोली, रिया, ये पैसे रख लो, इससे अपने भाई की दवाई ले आना। मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं प्रिया, तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हो, मैं अब और पैसे नहीं ले सकती। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। फिर उसने पूछा कि अब कैसी है तुम्हारे भाई की तबीयत। मैंने कहा, पहले से थोड़ी ठीक है, अब हाथ पैर में थोड़ा बहुत असर आने लगा है। ये सुनकर उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कुछ पल चुप रही, जैसे किसी बारे में सोच रही हो। मैं चाहती थी कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूं कि भाई कितने टूट चुके हैं, कि वो खुद को कितना बेबस महसूस करते हैं और कई बार अकेले में रोते भी हैं। मैं उसे बताना चाहती थी कि भाई उसके बारे में भी सोचते हैं और शायद उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा कि ये बातें बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ये भाई की निजी बातें थीं और बिना उसकी इजाज़त के मुझे किसी से नहीं कहनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तभी मैंने मुस्कुराकर पूछा, प्रिया, क्या तुम भाई से नहीं मिलोगी? वो एक पल के लिए चुप हुई, फिर बोली कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी मिल लूंगी, मुझे थोड़ा काम भी है। इतना कहकर वो जाने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा और वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही। मुझे अब साफ दिखाई देने लगा था कि प्रिया सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रही थी, उसके दिल में भाई के लिए कुछ खास था और शायद भाई के दिल में भी उसके लिए एक जगह बन चुकी थी। लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पा रहा था। एक तरफ भाई अपनी हालत की वजह से खुद को उसके लायक नहीं समझते थे और दूसरी तरफ प्रिया बिना किसी उम्मीद के चुपचाप उनका साथ निभा रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे भाई पूरी तरह से ठीक हो जाएं और उनकी ज़िंदगी में भी वो खुशियां लौट आएं जिनके वो सच में हकदार थे। उस दिन भी सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे पिछले कई महीनों से चल रहा था। मैं सुबह उठी, घर का काम किया, भाई को दवाई दी, उनके लिए खाना बनाया, फिर उनके पास जाकर बैठकर बातें करती रही। दिन कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम होने लगी थी और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि आम तौर पर इस समय तक प्रिया खाना लेकर आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो अभी तक नहीं आई थी। मुझे लगा शायद किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक हमारे घर के गेट पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद प्रिया आ गई है। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने प्रिया नहीं थी। वहाँ मोहल्ले के 4-5 लड़के खड़े थे। मैं उन्हें पहचानती तो थी, क्योंकि उन्हें पहले भी आसपास देखा था, लेकिन उनसे कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या काम है? तो उनमें से एक बोला, हम रुद्र के दोस्त हैं, उससे मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा, भाई अभी आराम कर रहे हैं, आप लोग कल सुबह आ जाइए, तब मिल लेना। लेकिन मेरी बात सुनकर वो लोग अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। उनमें से एक बोला, नहीं, हमें अभी मिलना है और अभी बात करनी है।
उनकी बात और उनका तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, आप लोग जाइए यहाँ से, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो लोग मेरी बात अनसुनी करके वहीं खड़े रहे। फिर उनमें से एक ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया और अंदर आने की कोशिश करने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, आप लोग ऐसे घर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग मेरी एक नहीं सुन रहे थे। कुछ ही पलों में वो ज़बरदस्ती घर के अंदर आ गए। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि घर में मेरे और भाई के अलावा कोई नहीं था और भाई खुद चल फिर भी नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बार-बार बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो लोग हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? आज तो आराम से बैठेंगे, फिर जाएंगे। दूसरा बोला, वैसे भी आज अच्छा मौका मिला है। मैं उनकी बातें सुनकर कांपने लगी थी। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं पीछे हटने लगी और वो लोग धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उन्हें दूर रहने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। अब मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं तेजी से पीछे हटती हुई भाई के कमरे की तरफ भागी और सीधे उनके बिस्तर के पास पहुंच गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं डर के मारे कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उन लड़कों ने भी कमरे में कदम रख दिया। भाई ने जब ये देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से भर उठे और जोर-जोर से बोले, कौन हो तुम लोग? निकल जाओ मेरे घर से। उनकी आवाज़ पहले जैसी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लड़के उनकी बात सुनकर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तू क्या कर लेगा हमारा? तू तो खुद बिस्तर पर पड़ा रहता है, दूसरों के सहारे जीता है और हमें धमका रहा है। दूसरा लड़का बोला, पहले अपनी हालत देख, फिर हमें रोकना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं पहली बार उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा देख रही थी, जैसे उनके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। वो बार-बार उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं रोते हुए उनसे कह रही थी कि भाई रहने दीजिए, आप मत उठिए, लेकिन शायद उस समय उनके लिए अपनी तकलीफ से ज़्यादा ज़रूरी अपनी बहन की इज्जत थी। उन लड़कों की बातें लगातार बदतर होती जा रही थी और भाई का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। भाई ने दोनों हाथों से बिस्तर का सहारा लिया और पूरी ताकत लगाकर उठने लगे। उनके चेहरे की नसें तन गई थी। दर्द की वजह से उनका चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। कुछ सेकंड बाद वो बिस्तर के किनारे बैठ गए, फिर धीरे-धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रखा। मैं सांस रोके उन्हें देख रही थी और अगले ही पल वो लड़खड़ाते हुए सही, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पिछले कई महीनों से भाई ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे और आज वो अपने पैरों पर खड़े थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी बहन मुसीबत में थी। भाई को इस तरह खड़ा देखकर उन लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। भाई ने पूरी ताकत से कहा कि निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि वो लड़के सच में डर गए। मैं भी उसी समय कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाल चुकी थी और पुलिस को कॉल कर दी थी। जैसे ही उन लड़कों को पता चला कि पुलिस को खबर कर दी गई है, वो घबरा गए और जल्दी-जल्दी घर से भागने लगे। कुछ ही सेकंड में वो सब वहां से गायब हो चुके थे। उनके जाते ही जैसे मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं रोते हुए भाई के पास भागी और उन्हें संभाल लिया, क्योंकि वो अब भी मुश्किल से खड़े थे। मैं लगातार रो रही थी और कह रही थी कि भाई, आपको कुछ हो जाता तो। तभी बाहर से फिर दरवाजे की आवाज़ आई। इस बार सच में प्रिया आई थी। वो खाना लेकर घर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे रोते हुए देखा और भाई को अपने पैरों पर खड़ा देखा, वो घबरा गई। उसने जल्दी से खाना नीचे रखा और हमारे पास आ गई। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में राहत भी थी, क्योंकि आज भाई अपने पैरों पर खड़े हुए थे। शायद दर्द और गुस्से ने उनके अंदर वो हिम्मत जगा दी थी जो महीनों से कहीं दब गई थी। उस रात घर का माहौल अलग था। डर भी था, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी, क्योंकि आज पहली बार ऐसा लगा था कि शायद ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली है और शायद ये वो शुरुआत थी जहां से भाई की जिंदगी धीरे-धीरे फिर से बदलने वाली थी। अब हमारी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। घर में फिर से खुशियां लौट आई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे भाई फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। जिस दिन उन्होंने उन बदमाश लड़कों के सामने खड़े होकर मेरी रक्षा की थी, उसी दिन से जैसे उनके अंदर जीने की एक नई ताकत आ गई थी। उस घटना के बाद मैंने भाई को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया था, उन्हें पानी पिलाया था और दवाई भी दी थी। तभी प्रिया मेरे पास आई थी। उसके चेहरे पर डर भी था और खुशी भी थी। उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, रिया,
अब सब ठीक हो जाएगा। देखना रुद्र, बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसकी आंखों में सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुरा दी और मजाक में उससे कह बैठी कि फिर तो मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चुप हो गई और हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगी। उसने कहा, रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे सब पता है, तुम मेरे भाई को पसंद करती हो और इतने दिनों से हमारी मदद भी इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें उनकी फिक्र है। मेरी बात सुनकर वो शर्म से नीचे देखने लगी। तभी भाई बोले, नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उनकी आंखों में सब समझ चुकी थी। मैंने कहा, भाई, अब मुझसे और छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं समझती हूँ और मुझे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे खुशी होती है कि आपको कोई इतना चाहता है। तब भाई धीरे से बोले कि हाँ, प्रिया मुझे पसंद करती है। उसने कई बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन मैंने हमेशा उससे दूरी बनाई रखी क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं। मैं चाहता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं। उसके बाद मेरी यह हालत हो गई, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई, आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा है, अब मेरी बारी है। मैं फिर से पढ़ाई करूंगी। मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूंगी। और जहाँ तक प्रिया की बात है, तो मैं जानती हूँ कि आप भी उन्हें पसंद करते हैं, बस मेरी वजह से और अपनी हालत की वजह से खुद को रोकते रहे हैं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातें सुनकर भाई और प्रिया दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उस दिन के बाद जैसे हमारे घर में एक नई शुरुआत हो गई थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। भाई की तबीयत में लगातार सुधार होने लगा। अब वो सहारे से चलने लगे थे। फिर कुछ दिनों के बाद बिना सहारे भी थोड़ा बहुत चल लेते थे। डॉक्टर भी उनकी प्रगति देखकर खुश थे। दवाइयाँ लगातार चल रही थी और भाई भी अब पहले की तरह हिम्मत नहीं हारते थे। उन्होंने घर में बैठे रहने के बजाय एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, जहां वो धीरे धीरे काम करने लगे थे। दूसरी तरफ मैंने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मुझे याद था कि ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे भाई का सपना था, इसलिए मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगी थी। प्रिया अब भी हमारे घर आती थी, लेकिन अब वो किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह लगती थी। वो घर के कामों में मदद करती थी, भाई का ख्याल रखती थी और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन मैंने भाई से हिम्मत करके कहा कि अब आपको और प्रिया भाभी को शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो भाई ने मेरी बात सुनते ही मना कर दिया और बोले, अभी नहीं। लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया था कि उन्हें मनाकर ही रहूंगी। मैं रोज उनसे यही बात करती रही और आखिरकार एक दिन उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। एक महीने के बाद धूमधाम से भाई और प्रिया की शादी हो गई। जिस दिन प्रिया दुल्हन बनकर हमारे घर आई, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन मिल गई हो। शादी के बाद हमारा घर और भी खुशियों से भर गया। भाई दुकान संभालते थे, मैं कॉलेज जाती थी और प्रिया भाभी घर का काम संभालती थी। लेकिन वो कभी मुझे काम करने के लिए मजबूर नहीं करती थी, बल्कि हमेशा कहती थी कि तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारे भाई का सपना है। अब घर में हंसी गूंजती थी, बातें होती थी, साथ बैठकर खाना खाया जाता था और कई बार हम तीनों देर रात तक बैठकर पुरानी बातें याद करते थे। जब मैं उन दिनों को याद करती थी, जब हमारे घर में दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं था, तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि आज वही घर इतना खुश है। तब मुझे महसूस होता था कि अगर इंसान हिम्मत न हारे और अपनों का साथ बना रहे, तो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाती है। और हमारी ज़िंदगी भी आखिरकार उसी खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां हम तीनों एक परिवार की तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।